हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक टू द सेशन जिसमें आज हम लोग जुलाई के मंथ के लीगल करंट अफेयर्स का रिकैप करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हियर वी स्टार्ट द रिकैप ऑफ द करंट लीगल नॉलेज ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई। सो लेट्स सी कि इस जुलाई के मंथ में क्या एक्साइटिंग लीगल करंट अफेयर्स है। So the first news, it's about the constitution say on the dismissal of the government employees. So what happened in the month of April, जम्मू एंड कश्मीर ने अनाउंस किया था कि हम लोग स्पेशल टास्क फोर्स सेटअप करेंगे और स्पेशल टास्क फोर्स का काम होगा टू बेसिकली एग्जामिन द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कि कहीं वो स्टोन पैडलिंग या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व तो नहीं थे। अगर वो इन्वॉल्व रहेंगे तो उनके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी या उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। और हुआ क्या, जब एसटीएफ बन गई उसके बाद इन दी मंथ ऑफ जुलाई रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा ने 11 जम्मू एंड कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को रिमूव कर दिया। अब क्वेश्चन उठता है क्यों रिमूव किया। द रीजन इज क्योंकि उनकी जब एसटीएफ ने बताया कि दीज 11 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर इन्वॉल्व इन दी स्टोन पैडलिंग और इन दी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। हुआ क्या और ये हटाया कैसा, इन गवर्नर के पास पावर कहां से आती है। गवर्नर के पास पावर आती है अंडर द आर्टिकल 311 of the Indian Constitution. 311 of the Indian Constitution, 311 of the Indian Constitution talks about the dismissal, removal and the reduction of the rank of the government employees. और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का मतलब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। लेकिन उसका क्लॉज 2 जो है, आर्टिकल 311 क्लॉज 2 जो है वो ये बोलता है कि अगर आप हटा सकते हो, आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आप रिमूव कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो, उसकी रैंक में रिडक्शन ला सकते हो। बट उसके ऊपर इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी, उसके पास बेसिकली उसके पास भी राइट है, उस पर्सन के पास जो एक्यूज है उसके पास भी राइट है कि वो अपना स्टैंड रख सके कि मैं क्यों इन्वॉल्व था। लेकिन उसका जो क्लॉज सब क्लॉज सी है, मतलब आर्टिकल 311 क्लॉज 2 सब क्लॉज सी एग्जेम्प्ट करता है ऐसी इंक्वायरी को, एग्जेम्प्ट करता है उस एक्यूज्ड के राइट को, जो कि राइट देता था कि आप अपना स्टैंड ले सको। अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर रिमूव कर देते हैं, अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टर्मिनेट करते हैं डायरेक्टली, तो फिर कोई इंक्वायरी का राइट नहीं होता और ना ही उस एक्यूज के पास राइट है कि ना ही उस एक्यूज के पास राइट है कि वो अपना स्टैंड ले सके। हाँ, अब इन एम्प्लॉइज के पास एक ही राइट बचता है और वो राइट ये है कि गवर्नमेंट के डिसीजन को वो चैलेंज करे इन दी हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट मान लेता है उनकी बात को, उनके चैलेंज को मान लेता है, तब जाके गवर्नमेंट का डिसीजन जो है वो हटाया जा सकता है। मतलब उन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 11 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को रिमूव किया गया, उनको फिर से जॉब दी जा सकती है। लेकिन उनके पास एक ही रास्ता बचा है, वो है हाई कोर्ट। मूविंग फर्दर towards the next issue. So it's about the part of constitution inserted by the 97th constitutional amendment quashed. हुआ क्या, अभी सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच बैठी हुई थी, 3 जजेस की बेंच थी, उन्होंने विद दी मेजॉरिटी 2-1 मेजॉरिटी के साथ 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अपहेल्ड किया। लेकिन 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का एक क्लॉज है, छोटा सा पार्ट है, उसको उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने पूरे इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया, बस छोटे से पार्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, वॉइड डिक्लेयर कर दिया, बिकॉज दैट पार्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब वो कौन सा पार्ट था, क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो अपन समझेंगे। हुआ क्या, अच्छा ये 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया कब, तो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 2011 में, बट इट केम इनटू इफेक्ट इन 2012। और 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेसिकली टॉक्स अबाउट द इफेक्टिव मेजर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अच्छा, ये इशू इस वजह से लाइमलाइट में भी है क्योंकि जब अभी कैबिनेट रिशफलिंग थी तो एक नई मिनिस्ट्री का जन्म हुआ, एक बर्थ हुआ, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव, जिसका पोर्टफोलियो हमारे अमित शाह को मिलेगा, जो अभी करंट में होम मिनिस्टर भी हैं, और वो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स भी देखेंगे। तो हुआ क्या, गुजरात हाईकोर्ट ने इन ईयर 2019 में एक जजमेंट दिया था और बोला था कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 का एक पार्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। रीजन बीइंग क्योंकि वो पार्ट पावर देता है पार्लियामेंट को दैट दे कैन मेक लॉ ऑन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज।
बट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आती है, और स्टेट लिस्ट के अंदर पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि वो लॉ बना सके। और इसी चीज को अपहेल्ड किया रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बोला कि 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट is constitutional, but there are small portion, but there is a short portion of the 97 constitutional amendment which gives power to the parliament to make on the cooperative society that is unconstitutional. Reason being क्योंकि cooperative societies जो है वो state list के अंदर आती है। तो इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट के पास एक ही रास्ता बचता है कोऑपरेटिव सोसाइटी पे लॉ बनाने का, दैट इज आर्टिकल 252 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 252 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि अगर टू और मोर स्टेट्स ने कंसेंट दी है टू द पार्लियामेंट कि वो स्टेट लिस्ट के अंदर जो एंट्री दी है उस पर लॉ बना सकते हैं, आइटम दिया है उस पर लॉ बना सकते हैं, तब जाके पार्लियामेंट लॉ बना पाएगा। लेकिन सबसे पहली कंडीशन कि स्टेट्स को परमिशन देनी होगी, एंड मिनिमम 2 स्टेट्स, मैक्सिमम सारे स्टेट्स हो सकता है। ओके, मूविंग फर्दर, so it's about the speedy trial of fundamental right, says high court. So बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिसेंटली बोला कि स्पीडी ट्रायल जो है ना, इट्स अ फंडामेंटल राइट। और ये ऐसा नहीं है ये पहली बार ही किसी हाई कोर्ट ने बोला हो या सुप्रीम कोर्ट ने बोला हो, इससे पहले भी स्पीडी ट्रायल को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर चुके हैं बहुत सारे केसेस में, अपन डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये इशू लाइमलाइट में क्यों आया? ये जुलाई मंथ ऑफ जुलाई में ये लाइमलाइट में क्यों आया? व्हाट्स द रीजन? हुआ क्या, रिसेंटली फादर स्टैन स्वामी जो कि एक्टिविस्ट थे छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स लोगों के लिए, उनके राइट्स के लिए, और वन ऑफ द एक्यूज्ड भी थे वो भीमे कोरेगांव केस में जो कि 2018 में इंसिडेंट हुआ था। उस केस में वो एक्यूज थे और विदाउट एनी, मतलब उनके ऊपर कोई ट्रायल चल नहीं रहा, उनके ऊपर ट्रायल चल रहा था, ही इज अंडर ट्रायल, और ट्रायल के अंदर अंदर मतलब जेल के अंदर ही रहते हुए वो उनकी डेथ हो गई। वो कन्विक्टेड नहीं थे, बस वो एक्यूज, उनके ऊपर एक्यूजेशन लगे हुए थे बस। इसी चीज को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि भीमे कोरेगांव केस में बहुत सारे लोगों के ऊपर एक तो चार्जेस भी नहीं लगे हुए हैं, और बिना चार्जेस के आप उनको प्रिजन में रखे हुए हो, और दूसरी बात, एक तो जिनके ऊपर चार्जेस लगे भी हुए हैं उनको भी आपने जेल के अंदर रखा हुआ है, दे आर अंडर ट्रायल फ्रॉम दी 2.5 years, जो कि गलत है। अगर आगे चल के जब ट्रायल स्टार्ट होगा, आगे चल के जब पता लगेगा कि उन्होंने कोई भी किसी भी पर्सन की राइट को ब्रीच नहीं किया, ना ही उन्होंने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करी, तो जो उनके इतने साल जो प्रिजन में बिताए वो कैसे आप उनको कंपनसेट करोगे? तो इसी के चलते बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिसेंटली बोला कि भीमे कोरेगांव केस में जितने लोग भी इन्वॉल्व थे उनके पास राइट है, उनके पास फंडामेंटल राइट है, एंड द फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल। और ये पहली बार ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि जुडिशरी ने स्पीडी ट्रायल को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया। पहली बार हुआ था इन द केस ऑफ बाबू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और बाबू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में बोला गया था कि जो स्लो मोशन जो चलता है हमारे केसेस में, जो स्लो मोशन मतलब एक केस 7-8 साल तक चलते रहते हैं, वो एक तरीके का सिंड्रोम है। तो वो सिंड्रोम हमें यहां से हटाना है, इंडिया की जुडिशरी से हटाना पड़ेगा। देन एक बहुत फेमस केस हुसैनियार खातून केस में भी बेसिकली कोर्ट ने बोला था कि जो स्पीडी ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट विच शुड बी इंक्लूडेड अंडर द आर्टिकल 21, और उस चीज को अपहेल्ड भी किया गया करतार सिंह वाले केस में बोला गया था कि स्पीडी ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट एंड इट शुड बी इंक्लूडेड अंडर द एम्बिट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विच इज डिफाइंड अंडर द आर्टिकल 21। तो इसी चीज को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बोल दिया है, और ये भीमे कोरेगांव के जो एक्यूज हैं जो कि अभी भी प्रिजन में बंद है, अंडर ट्रायल्स है, और कुछ लोग तो जिनके ऊपर चार्जेस लगे हुए नहीं है, उनके फेवर में बोला कि उनको स्पीडी ट्रायल का फंडामेंटल राइट दिया जाए और उनको मिलना चाहिए, फंडामेंटल राइट है। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि इंडिया में केसेस का जजमेंट इतना लेट क्यों आता है? उसका मेन रीजन ये है, एक तो इंडिया में बहुत सारा लंबा पाथ है, रोड मैप है जुडिशरी के पास। मतलब पहले आप सेशन कोर्ट में जाओ, सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाओ, उसके बाद एसएलपी फाइल कर सकते हो, उसके बाद फिर आप रिव्यू पिटिशन फाइल कर सकते हो, उसके बाद क्यूरेटिव पिटिशन फाइल कर सकते हो। सो एक बहुत लंबा रोड मैप है। तो देखो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स हैं। स्पीडी ट्रायल का ये कौन है? रीजन बीइंग
कौन इसी वजह से है क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस है, और दूसरा इंडिया में पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर हम रेशियो निकाले तो एक जज के ऊपर अराउंड 10 से 20,000 ऑफ केसेस आ जाते हैं, या उससे भी ज्यादा केसेस हैं, ये रेशियो निकल के आ रहा है। और आई एम टॉकिंग अबाउट दी सारे जजेस, हाई कोर्ट के जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस। तो दिस इज द इशू। मूविंग फर्दर, सो इट्स अबाउट द कॉन्जुगल राइट बिफोर सुप्रीम कोर्ट। सो हुआ क्या, अभी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई, एंड द पिटीशन इज अबाउट दी कि हम कॉन्जुगल राइट्स को चैलेंज करेंगे, कॉन्जुगल राइट्स नहीं मिलने चाहिए। और कॉन्जुगल राइट्स बेसिकली डिफाइंड है अंडर द सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ओके, और कॉन्जुगल राइट्स को चैलेंज किया गया, कॉन्जुगल राइट्स को हटा देना चाहिए, कॉन्जुगल राइट्स नहीं देने चाहिए, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि व्हाट आर द कॉन्जुगल राइट्स। कॉन्जुगल राइट्स बेसिकली इवॉल्व होते हैं मैरिज से। कॉन्जुगल राइट्स का जो बर्थ होता है मैरिज से होता है, और ये हस्बैंड को भी मिलते हैं और वाइफ को भी मिलता है। मतलब अगर हस्बैंड को मिल रहा है तो वाइफ की ड्यूटी है उसको राइट देने की, लेकिन अगर वाइफ को कॉन्जुगल राइट्स मिल रहे हैं तो ये हस्बैंड की ड्यूटी है कि उसको कॉन्जुगल राइट्स दिए जाए। और अगर हम बात करें कॉन्जुगल राइट्स की, अगर हम बात करें तो या सो कॉन्जुगल राइट्स दोनों लॉज में मिलते हैं। इट्स एप्लीकेबल ऑन दी पर्सनल लॉज एंड ऑन दी क्रिमिनल लॉ बोथ। जैसे कि पर्सनल लॉ की बात करें तो मैरिज और डाइवोर्स के केसेस में कॉन्जुगल राइट्स दिए जाते हैं। क्रिमिनल लॉ के केसेस में देखा जाए तो जैसे कि अगर आपको मेंटेनेंस मांगनी हो या एलिमनी मांगनी हो तो वो भी कॉन्जुगल राइट्स में आएगा। तो मेंटेनेंस, एलिमनी, मैरिज का कोई केस चल रहा हो, डिस्प्यूट चल रहा हो, और डाइवोर्स का कोई केस चल रहा हो, डिस्प्यूट चल रहा हो, तो उसमें जो राइट्स दिए जाते हैं वो कॉन्जुगल राइट्स होते हैं। तो मैरिज के अंदर जितने भी राइट्स हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है और किसी को भी राइट्स मिलते हैं तो दैट राइट कॉल्ड कॉन्जुगल राइट। ओके, एंड सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट द रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट, कि अगर किसी के कॉन्जुगल राइट्स ब्रीच होते हैं तो सेक्शन 9 उनका पाथ है, रोड मैप है कि उससे वो अपने कॉन्जुगल राइट्स को रेस्टिट्यूट करा सकती हैं। अब हुआ क्या, अगर हम बात करें तो कॉन्जुगल राइट्स को आप कैसे रेस्टिट्यूट करा सकते हो। तो जो भी अग्रीव पार्टी है वो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकती है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक तरीके से एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन में लिख सकती है कि हमारे इस स्पाउस ने हमें कॉन्जुगल राइट नहीं दिया और हम कॉन्जुगल राइट क्लेम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो जजमेंट देगा वो जजमेंट अपील भी हो सकता है। इट हैज अपील इन ज्यूरिडिक्शन टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बोथ। और एक बहुत मतलब एक वैसा ही राइट है कॉन्जुगल राइट जिसके अगेंस्ट ही बेसिकली पिटिशन डाली गई कि ऐसा कॉन्जुगल राइट नहीं होना चाहिए, कॉन्जुगल राइट को अनकंडीशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए। दैट इज के अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोहैबिटेशन नहीं हो रहा है, मतलब एक स्पाउस, वन पार्टी मना कर रही है कोहैबिटेशन के लिए टू द अदर पार्टी, तो अदर पार्टी जिसको मना किया गया वो कोर्ट जा सकता है फॉर द कोहैबिटेशन। और कोहैबिटेशन इज अ कॉन्जुगल राइट। तो कोहैबिटेशन का मतलब टू हैव अ सेक्सुअल एक्टिविटी, है ना, आफ्टर द मैरिज। सो इफ अदर पार्टी आफ्टर द मैरिज इज restraining the other party to have a sexual activity, sexual intercourse, तो उस पर्सन का वो राइट हो जाएगा, कॉन्जुगल राइट हो जाएगा, और वो कोर्ट जा सकता है। और जो पिटीशन फाइल हुई टू चैलेंज द कॉन्जुगल राइट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, ग्राउंड जो दिए गए, ग्राउंड बताया गया, इट्स बेसिकली ब्रीचिंग द राइट टू प्राइवेसी, फंडामेंटल राइट। राइट टू प्राइवेसी ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है फंडामेंटल राइट 2017 में इन द जस्टिस पुट्टुस्वामी केस में। ओके, और दूसरा बताया गया कि अगर कॉन्जुगल राइट्स जो होते हैं ना, कॉन्जुगल राइट से सबसे ज्यादा अगर कोई इफेक्ट होता है तो विमेन होती है। तो विमेन को हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा राइट देना पड़ता है बिकॉज वो वर्नेबल सेक्शन में आती है, वर्नेबल सोसाइटी में आती है। तो इसी के चलते विमेन को अफेक्ट कर रहा है और उनकी राइट टू प्राइवेसी ब्रीच हो जाती है किसी भी स्पाउस की बिकॉज ऑफ द कॉन्जुगल राइट। इसी के चलते कॉन्जुगल राइट्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या हटा देना चाहिए, सेक्शन 9 को हटा देना चाहिए। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952। सो रिसेंटली हुआ क्या, अभी पैगासस स्पाईवेयर वाला केस बहुत ज्यादा इंडिया में चल रहा है, और ये मंथ ऑफ जुलाई में ये रिपोर्ट आ चुकी थी बाय द एमनेस्टी इंटरनेशनल। और पैगासस स्पाईवेयर की बात की जाए तो ये बेसिकली इजराइल बेस्ड कंपनी है। ये गवर्नमेंट बहुत सारे नेशंस को देती है कि वो सर्विलेंस रख सके बहुत सारे लोगों के ऊपर। और इंडिया में सर्विलेंस का राइट है कि आप सर्विलेंस रख सकते हो किसी के ऊपर भी, लेकिन विद द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आपके पास एक लॉ होना चाहिए, उस लॉ के अकॉर्डिंग आप सर्विलेंस रख पाओगे।
लेकिन ऐसी रिपोर्ट निकल के आई कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स, बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स, इवन राहुल गांधी, शशि थरूर, वो लोग भी, उनके ऊपर भी सर्वेलेंस रखा गया गलत तरीके से। इसी चीज के रिटेलिएशन में वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कमीशन सेटअप करी, एंड द नेम ऑफ द कमीशन इज लोकर कमीशन। तो just learn the name, just लोकर कमीशन, LOKUR, लोकर कमीशन सेटअप करी अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952। सो स्टेट गवर्नमेंट के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, या हम बात करें यूनियन गवर्नमेंट के पास, दोनों गवर्नमेंट के पास राइट है कि देन दे कैन सेट अप द इंक्वायरी कमिटी, they can set up the commission, sorry, they can set up the commission under the commission of inquiry act 1952, और वो इंक्वायरी कर सकती है। अपन समझेंगे बाद में कि इस कमीशन की पावर कितनी होती है। लेकिन हम बात करें तो दोनों गवर्नमेंट के पास राइट है, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कमीशन सेटअप कर दी किसी एक इशू पर, तो स्टेट गवर्नमेंट उस इशू पर इस एक्ट के अंदर कमीशन सेटअप नहीं कर पाएगा अनटिल एंड अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट उसको परमिशन ना देता। अगर परमिशन मिल गई तो स्टेट गवर्नमेंट भी पैरेलल कमीशन सेटअप कर सकता है, लेकिन पैरेलल कमीशन का राइट नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के पास अनटिल एंड अनलेस परमिशन ना मिल जाए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले सेटअप करी है। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट ने पहले सेटअप करी है सेटअप करिए कमीशन अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952, तब बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक ही रास्ता बचता है। वो रास्ता ये है कि अगर 2 और मोर स्टेट्स कंसेंट दे देते हैं, या फिर 2 और मोर स्टेट्स के भलाई के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कमीशन सेटअप करती है, और ऐसा प्रूव करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हम 2 और उससे भी ज्यादा स्टेट्स के बेनिफिट के लिए हम ये कमीशन सेटअप कर रहे हैं, तब जाके सेंट्रल गवर्नमेंट कमीशन सेटअप कर पाएगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने पहले ही कमीशन सेटअप कर दी। अब इस कमीशन की पावर क्या है? तो कमीशन जो है, ये कमीशन जो सेटअप होती है अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952, ये जब कमीशन सेटअप हो जाती है, इट विल एक्ट एज अ सिविल कोर्ट, बिल्कुल सिविल कोर्ट की तरह एक्ट करता है, और सिविल प्रोसीजर एक्ट का यूज कर सकता है, इसके सारे प्रोविजन, सारे सेक्शंस को यूज कर सकता है अगर ये कमीशन सेटअप होती है, बिकॉज इट विल एक्ट एज अ सिविल कोर्ट। ये किसी को भी समन कर सकता है, किसी भी फ्रॉम द एनी पार्ट ऑफ इंडिया किसी पर्सन को समन कर सकता है, कहीं से भी ये डॉक्यूमेंट मंगवा सकता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में रखा हो, चाहे किसी डिपार्टमेंट में रखा हो, किसी भी कोर्ट में रखा हो, चाहे किसी डिपार्टमेंट में रखा हो, कहीं से ही मंगवा सकते हैं। और रिसेंटली हुआ क्या, इस पे बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला भी था कि जो पेगासस स्पाईवेयर वाला इशू है ना, इट्स अ यूनियन लॉ के अंदर आता है। मतलब अगर हम बात करें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जितने भी इश्यूज आते हैं उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट कमीशन सेटअप कर सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट तीनों लिस्टों में जितने भी इश्यूज है, चाहे यूनियन लिस्ट हो, चाहे स्टेट लिस्ट हो, चाहे कॉन्करेंट लिस्ट हो, कोई सा भी इशू हो, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कमीशन सेटअप कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है, यूनियन गवर्नमेंट का कहना है कि जो सर्विलेंस वाला इशू है, ये सर्विलेंस वाला इशू बेसिकली स्टेट यूनियन लिस्ट में आता है, ना कि स्टेट लिस्ट में, ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है टू सेट अप द कमीशन, बट द स्टेट गवर्नमेंट सेज कि ये जो इशू है ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, सर्विलेंस वाला इशू, एंड हमारे पास पावर है। तो अभी भी ये बेसिकली बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है, ये भी डिस्प्यूट बना हुआ है कि ये सर्विलेंस वाला इशू है, ये स्टेट लिस्ट के अंदर है कि सेंट्रल लिस्ट के अंदर है या कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है। अगर ये यूनियन लिस्ट के अंदर आता है तो इस कमीशन जो है वो, उसकी कोई भी रिपोर्ट या उसका कोई भी स्टेप वैलिड नहीं माना जाएगा। मूविंग फर्दर, सो इट्स अबाउट द ड्राफ्ट ऑफ एंटी ट्रैफिकिंग बिल। हुआ क्या, अभी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, उसने बेसिकली इनवाइट किया है सारे सिटीजन्स को और बहुत सारे लोगों को अबाउट दिस बिल, कि अगर वो कुछ सजेशन या कुछ रिकमेंडेशन देना चाहे या कुछ कमेंट देना चाहे इस बिल, इस ड्राफ्ट में, ये जो बिल तैयार हुआ है अबाउट द एंटी ट्रैफिकिंग बिल। सो ये एंटी ट्रैफिकिंग बिल के प्रोविजंस बोलते क्या है, क्या बोलता है एंटी ट्रैफिकिंग बिल? हुआ क्या, अपन बात करें ये बिल में पावर क्या क्या दे रखी है। एक तो पहली बात उन्होंने बोला है कि इस बिल के अकॉर्डिंग अगर कोई एक्यूज्ड पकड़ा जाता है ट्रैफिकिंग करते हुए, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा पनिशमेंट, बहुत ज्यादा बिल्कुल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाएगी, उसके ऊपर हेफ्टी फाइन्स लगाए जाएंगे, और ये राइट गवर्नमेंट के पास होगा, लॉ एंड ऑर्डर जो संभालते हैं उनके पास होगा कि उसकी प्रॉपर्टी को भी वो सीज कर ले।
ये इस बिल में दिया गया है। सेकंड पॉइंट, इस बिल में जो पावर आती है, दैट इज, फॉर मिनट, ओके, सो या, सो इस बिल में जो पावर आती है, दैट इज के, या, सो इस बिल में जो पावर आती है, ये बताया गया कि पहले जो लॉ है, ऑलरेडी जो लॉ एग्जिस्ट करता है इंडिया में, दैट इज इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, जो कि ट्रैफिकिंग को रोकता है, एंटी ट्रैफिकिंग लॉ है। जो पहले लॉ था वो सिर्फ एप्लीकेबल था वेमेन और चाइल्ड के ऊपर, बट इन दिस बिल ट्रांसजेंडर को भी इंक्लूड किया गया कि ट्रांसजेंडर भी, अब ट्रांसजेंडर का भी कोई भी सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन या उनका ट्रैफिकिंग नहीं होगा, और ट्रैफिकिंग होगा तो वो इस बिल में आ जाएंगे अगर ये लॉ बनता है, और ट्रांसजेंडर के अगर ट्रांसजेंडर के आगे से ट्रैफिकिंग होती है तो उन एक्यूज को पनिशमेंट दी जाएगी। पहले ट्रांसजेंडर इंक्लूडेड नहीं थे, अब इंक्लूड कर दिया, अब ट्रांसजेंडर का भी राइट है। सेकंड, थर्ड जो पॉइंट है, प्रोविजन है इस ड्राफ्ट में, दैट इज के पहले क्या था कि अगर आप किसी विक्टिम को ट्रांसपोर्ट करते हो, तब जाकर वो एंटी ट्रैफिकिंग, तब जाके वो ट्रैफिकिंग वाला इशू बनता था। लेकिन अगर आपने उस पर्सन को ट्रांसपोर्ट नहीं किया, उस विक्टिम को ट्रांसपोर्ट नहीं किया, लेकिन तब भी उस पर आप स्लेवरी कर रहे हो, तब भी उस पर आप उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, तो भी वो ट्रैफिकिंग लॉ के अगेंस्ट में नहीं था। लेकिन अब इस बिल के अकॉर्डिंग, इस बिल में दिया हुआ है कि दैट गवर्नमेंट इज अवे विद द ट्रांसपोर्टेशन वाला इशू। जरूरी नहीं है कि विक्टिम का ट्रांसपोर्टेशन होना जरूरी है, तब जाके वो ट्रैफिकिंग वाला इशू, ट्रैफिकिंग वाले केस में आएगा। अगर उस विक्टिम के साथ स्लेवरी भी हो रही है, उसके अगेंस्ट फोर्स लेबर हो रहा है, उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उसको पोर्नोग्राफी, मतलब अगर अगर आप उसको जानबूझकर पोर्नोग्राफी दिखा भी रहे हो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी या पोर्नोग्राफी दिखा रहे हो आप जानबूझकर, चाहे वो प्रोस्टिट्यूट क्यों ना हो, तब भी ये लॉ आपके ऊपर लग जाएगा अगर ये बिल पास होता है। ओके, और ऐसा नहीं है कि इंडिया में एंटी ट्रैफिकिंग लॉ नहीं है, एक लॉ एग्जिस्ट करता था, एंड इट्स अबाउट द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, एंड ये बेसिकली कॉमर्शियल एक्टिविटीज को रोकता था कि आप कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए किसी पर्सन का ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। तो ट्रैफिकिंग का मतलब ओनली, नॉट ओनली फॉर द सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, हाँ मेजोरिटी इसी उसमें आ जाते हैं, बट बहुत सारी चीजों के लिए भी होता है ट्रैफिकिंग, एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लाइक ऑर्गन, अगर आप गलत ऑर्गन निकालने के लिए, ह्यूमन ऑर्गन्स निकालने के लिए, उसके लिए भी ट्रैफिकिंग होता है, स्लेवरी के लिए भी ट्रैफिकिंग होता है, फोर्स लेबर के लिए भी ट्रैफिकिंग होता है। ओके, मूविंग फर्दर, so we move to the last issue, and it's about the essential defense services bill. हुआ क्या, अभी पार्लियामेंट ने ये बिल प्रेजेंट किया था लोकसभा में, और अभी हम बात भी करें तो लोकसभा से पास भी हो गया। सो इट्स अबाउट दी कि ये गवर्नमेंट के अंदर जो 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज आती हैं, ये उनके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा, और उन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के ऊपर पहले राइट था, राइट टू स्ट्राइक, कि वो स्ट्राइक पे जा सकते थे, बट अंडर दिस बिल गवर्नमेंट जो है, तो अंडर दिस बिल उन 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के ऊपर अब उनका राइट नहीं रहा कि वो स्ट्राइक कर सके। हुआ ये, गवर्नमेंट ने बोला कि हम ये लॉ लेकर आ रहे हैं, हम बिल को पास इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि इंडिया की जो करंट सिचुएशन है, कोविड-19 चल रहा, कोविड-19 में लॉकडाउन रहा, और बहुत सारे लोग को सैलरी नहीं मिली, तो बहुत सारे लोग परेशान हैं फैक्ट्रीज में, तो वो लोग हो सकता है कि स्ट्राइक पे जाएं। लेकिन अगर वो स्ट्राइक पे चले गए तो इंडिया के ऊपर और ज्यादा इकोनॉमिक बर्डन आ जाएगा, और ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। इसी के चलते हम उनके ऊपर ये जो लॉ है ये लेके आ रहे हैं, बट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बोला है कि ये चीज एप्लीकेबल रहेगी ओनली फॉर 1 ईयर, सिर्फ 1 साल तक एप्लीकेबल रहेगी, उसके बाद ये लॉ डिसफंक्शन हो जाएगा, मतलब इसका कोई फंक्शन नहीं होगा। ये अश्योर किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक ऑफिशियल ने। लेकिन गवर्नमेंट के पास ये पावर आती है अंडर दिस बिल कि वो किसी भी सर्विस को इसेंशियल सर्विस बना सकता है, क्योंकि अच्छा ये बिल आया क्यों, इसका एम यही था कि टू प्रोटेक्ट द नेशनल सिक्योरिटी, टू प्रोटेक्ट द पब्लिक ऑर्डर, टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि अगर इसेंशियल सर्विस पब्लिक को नहीं दी जाएगी तो बहुत सारे पब्लिक ऑर्डर ब्रीच हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगी, तो इसी के चलते ये बिल लाया गया। ओके, और ये 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के ऊपर लगेगा। तो ये बिल बोलता है कि राइट टू स्ट्राइक जो है, वो राइट टू स्ट्राइक उनके पास अभी राइट नहीं रहेगा, बट हाँ
ये 1 साल बाद ये चीज हट जाएगी। और इंडिया में कुछ इसेंशियल सर्विसेज है, लाइक पुलिस सर्विस, लाइक आर्मी, डिफेंस सर्विसेज, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इनके पास अभी भी राइट नहीं है अंडर द आर्टिकल 33 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि वो uh, कि वो स्ट्राइक पे जा सके, क्योंकि अंडर द आर्टिकल 33 जो कि फंडामेंटल राइट है और जो कि गवर्नमेंट को पावर देता है, इंश्योर करता है, मतलब स्टेट को पावर देता है कि आर्म फोर्सेस के जितने भी फंडामेंटल राइट है उनके वो रिमूव कर सकता है बाय द लॉ। अगर एक लॉ लेके आ गए तो इंडिया में जितने भी आर्म फोर्सेस हैं उनके जितने भी फंडामेंटल राइट है वो उनके हटाए जा सकते हैं। ये 33 के अंदर स्टेट को पावर मिल जाती है। सो So these are the major issues that happen, legal issues that happen in the month of July. हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इन दी रिकैप ऑफ अगस्त मंथ, लेकिन उससे पहले अपन बैटल ऑफ ब्रेन्स करेंगे ऑफ द जुलाई के मंथ का, जिसमें अपन सीएल के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो दिस इज द सेशन ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई के सीएल के का रिकैप। हम लोग फिर मिलेंगे विद सम मोर एक्साइटमेंट, मोर फन। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।